अरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिबेट चल रहा है इस देश में। 18वीं लोकसभा के बाद, चुनाव के बाद संसद भवन का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है। इस दौरान एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई है जिसे आपको समझना है कि ये देश संविधान से चलेगा या सेंगोल से। बहुत इसको बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व अपने कार्यकाल में भारत की मीडिया, भारत के वो लोग जो इसे ये देखते हैं कि इसे हम एक ऐसे देश के रूप में हम बनाएं जिसको वो लोग बड़ा छद्म तरीके से, बड़े चालाकी से सिविलाइजेशनल स्टेट का नाम देते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को छुपाने का प्रयास होता है। वो बताना नहीं चाहते कि सिविलाइजेशनल स्टेट का क्या मतलब होता है। सिविलाइजेशनल स्टेट में जो शोषण की व्यवस्था है उसको कैसे हम ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, वो इन चीज़ों का जवाब नहीं देते, केवल उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं। पूर्व के जो हमारे प्राचीन इतिहास है उसमें कोई बुराई भी नहीं, अच्छे चीज़ों का ग्लोरिफिकेशन आप जरूर करिए, लेकिन शोषण, अत्याचार, हकमारी, इन सब को कैसे आप देखते हैं, वो उनका जवाब नहीं देते। उसी सोशल ऑर्डर को स्थापित करने की बात करते हैं। कैसे हम मान लें कि आज से 1000 साल 2000 साल पहले की जो व्यवस्था थी वो बहुत न्याय प्रिय और न्याय पर आधारित थी? क्या आप मानते हैं इस बात को कि न्याय आधारित व्यवस्था थी? निश्चित तौर पर उनके लिए न्याय आधारित व्यवस्था जरूर थी जो शोषक थे, और वही शोषण की व्यवस्था उसी रूप में, उसके दूसरे नेचर में उसको स्थापित करने का जो प्रयास है वो इन बातों से सिविलाइजेशनल स्टेट के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिशन की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे। किसको फायदा था सर सनातन में? दलित, महिलाओं को फायदा था क्या? उनके साथ न्याय होता था क्या? क्या थी न्याय की प्रणाली? बताने की कोशिश कोई करेगा कि उस व्यवस्था में जो कहा जा रहा है कि हम सनातन में जाएंगे, सनातन धर्म फिर से स्थापित करेंगे, संविधान हटा देंगे, सनातन आधारित हम संविधान बनाएंगे, किसको फायदा होगा इस बात से? फायदे की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट देने, इस तरह के विचारधारा के कोर में, तह में वो शोषण की व्यवस्था लागू करनी है जहां मुट्ठी भर वर्गीय और जातीय लोगों का वर्चस्व कायम हो। और ये विचारधारा उन वर्चस्ववादी विचारधाराओं की है जो बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश करता है, उन्हें केवल शोषित बनाए रखना चाहता है, उनके हक को मारना चाहता है, उनका वाजिब हक नहीं देना चाहता है। उस विचारधारा का नेतृत्व करता है आज के समय में हिंदुत्व की राजनीति। हिंदुत्व की राजनीति के कोर में शोषण व्यवस्था को बनाए रखना है। आपका प्रतिनिधित्व बहुसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं देना। यहां बहुसंख्यक जब हम कहते हैं तो मुट्ठी भर ब्राह्मणवादियों की बात हम नहीं कर रहे हैं, उन शोषितों की बात कर रहे हैं जो आज भी हाशिए पर हैं और वो मेजोरिटी बनाते हैं, वो बहुसंख्यक इस देश के हैं। तो ये आपको सोचना होगा कि हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुइज्म की, हिंदू धर्म की राजनीति, हम हिंदू धर्म के उस आध्यात्मिक पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके राजनीतिक इस्तेमाल की बात कर रहे हैं कि उसका इस्तेमाल करके, इसको भगवान से जोड़ करके, इसको अध्यात्म से जोड़ करके उसको इस तरह से कवर किया जाता है जिसमें उनका इंटेंशन जो हो छुप जाए। ये नहीं पता चले कि ये किनके लिए, किनके फायदे के लिए ये व्यवस्था लाना चाहते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से 400 पार का नारा दिया गया, ये बड़ा अच्छा रहा कि उन्हीं के नेताओं ने इस बात को डिस्क्लोज कर दिया जनता के सामने कि उनका इंटेंशन संविधान बदलने का है। वो केवल सामने किसी ने बोल दिया, ये तो सदियों से उनका इंटेंशन रहा है, सदियों से उनका ये इंटेंशन रहा है, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर मजबूत नहीं थे, संविधान बदलने के लिए सक्षम नहीं थे,
लेकिन अब उनको लग रहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद अब तो संविधान भी बदल सकते हैं, अब संघ की मानसिकता, उसका इंटेंशन पूरा हो सकता है। ये विचारधारा है और इस विचारधारा के तह में वैसी व्यवस्था लागू करनी है जहां पे शोषण बरकरार रहे, कुछ जातियों का वर्चस्व रहे। और इसीलिए ज्योतिबा फुले ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, साहू जी महाराज ने, पेरियार ने कहा कि ब्राह्मणवादी धर्म एक व्यवसाय है, उपनिवेशवाद की विचारधारा है, इसे आपको समझना होगा। पेरियार और फूले ये बात मानते हैं कि ब्राह्मण और आर्य बाहर से आए, वह आक्रांता थे, उपनिवेशवादी थे। और जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो नेशनल मूवमेंट था, उसको ज्योतिबा फुले ने फ्रॉड कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उसका नेतृत्व जो था वो ब्राह्मणवादी लोगों में था, के हाथों में था, उनका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा था। वह सामाजिक सुधार, जाति व्यवस्था के अंत की बात नहीं कर रहे थे, केवल अंग्रेजों को भगाने से उनका मतलब था और उनको भगाकर खुद सत्ता में स्थापित करने का उनकी मंशा थी। ये डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात को उठाते हैं। और जब सामाजिक न्याय की बात ये लोग उठाते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये लोग देशद्रोही हैं, ब्रिटिशर से समझौता कर लिए थे। आरएसएस का इतिहास भी पूरा रहा है, लेकिन वो अपने हक के लिए कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने वाले, नेशनल मूवमेंट में शामिल होने वाले सारे लोग, या जो बहुमत में थे उस समय नेतृत्व करने वाले, वो सब ब्राह्मण या सवर्ण वर्ग से आता था। वो सामाजिक न्याय के मसले को ही सीधे सीधे खारिज करना चाहता था। और आज जो संविधान, जहां पर संविधान की बात होनी चाहिए, संविधान को पूरी तरह से लागू करने की बात होनी चाहिए, सामाजिक न्याय को लागू करने की बात होनी चाहिए, वहां संसद भवन में क्या आपको दिख रहा है? स्पीकर साहब के बगल में सेंगोल, उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, संविधान का नहीं। सेंगोल एक प्रतीक हो सकता है, एक सिविलाइजेशनल चीज हो सकती है, लेकिन वो भारत के राजनीति का, लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च स्थान है, वहां पर सेंगोल दिखाया जा रहा है, संविधान नहीं दिखाया जा रहा। यहां संविधान का शासन है कि सेंगोल का शासन होगा? संविधान सामने दिखना चाहिए कि सेंगोल दिखना चाहिए? क्या ये राजतंत्र है? और निश्चित तौर पर यह बात आपको समझना होगा कि क्या अघोषित राजतंत्र चल रहा है इस देश में, जहां संविधान नहीं दिख रहा है? संविधान में हम ये मानते हैं कि बहुत सारी कमियां हैं। कमियां केवल ये इस बात की नहीं है, कमी इस बात की भी है कि 1990-91 तक कभी भी ओबीसी को किसी रूप में अधिकार ही नहीं दिया गया, उसको डिफाइन ही नहीं किया गया संविधान में, उस पे बहस तक नहीं होने दिया गया, उसको एम्बिगुअस रखा गया। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये बड़े बड़े लेखक लिखे हैं। क्रिस्टोफर जेफरलोट की किताब में पढ़िए, साइलेंट रिवॉल्यूशन, इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन में किस तरह से ओबीसी वर्ग को डिफाइन नहीं किया गया संविधान में, उनके प्रतिनिधित्व की बात को दबाया गया, जानबूझ करके दबाया गया, क्योंकि ये वर्ग, इस वर्ग को अगर प्रतिनिधित्व मिलेगा तो जो डोमिनेंट वर्चस्ववादी जो लोग हैं, वर्चस्वशाली जो लोग हैं, उनको चैलेंज करेगा। इसलिए कभी डिफाइन ही मत करो, उस पर बहस ही मत होने दो। किसी नेता को पनपने नहीं दिया गया। इन सारे चीजों को आपको समझना होगा। और जब संसद भवन में सेंगोल का इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है और संविधान को नहीं दिखाया जा रहा है, नहीं उसका सिंबोलिज्म हो रहा है, प्रतीकवाद जिस तरह का चलाया जा रहा है संसद में सेंगोल के माध्यम से, ये आपको आंखें खोलने वाली चीजें हैं कि उनके जनता के सामने केवल यह दिखाना है कि हम संविधान को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन शासन व्यवस्था हम कैसे चला रहे हैं राजतांत्रिक तरीके से।
संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, सेंगोल की सर्वोच्चता है इस देश में। लेकिन ये वोटर्स की, मतदाताओं की क्षमता कहिए, उनकी शक्ति कहिए कि तीसरे टर्म में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। यह भी आपको रिकॉग्नाइज करना होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में कह रहे हैं कि हमको कंसेंसस, क्या होती है कंसेंसस? कंसेंसस का मतलब यह होता है ना कि सबको साथ में लेकर चलना, सर्वसम्मति से सब चीजें करना। क्या संसद भवन में यह दिख रहा है क्या आपको? सरकार के पॉलिसी में दिख रहा है क्या आपको? स्पीकर के चुनाव में दिखा क्या आपको? डिप्टी स्पीकर के चुनाव में आपको दिख रहा है क्या आपको? कहीं नहीं दिख रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, ये फिर से आपको धोखा देने की कोशिश है सरकार का कि हम कंसेंसस से सरकार चला रहे हैं। नहीं, कंसेंसस का कोई बात ही नहीं। जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, अब देख लीजिए उठा के ना, किस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इवन जो उसके पार्टनर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी कितना इज्जत हुआ, ये भी आप देख लीजिए। किस तरह से मिनिस्ट्री का एलोकेशन हुआ, कंटिन्यूटी का नाम दिया गया। क्या होता है कंटिन्यूटी सर? क्या होता है कंटिन्यूटी? इस पे सवाल उठाने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। कंटिन्यूटी का यहां मतलब ये है कि जो हमारे पहले से लोग उस पद पे जमे थे, उन्हीं को बनाए रखना है, ताकि जिनको फायदा पहुंच रहा था उनको इजीली फायदा पहुंचते रहे। ये लोकतंत्र में कभी ये एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। तो जो सेंगोल से ये रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो प्रतीक वो कर रहे हैं, ये इनके इंटेंशन का प्रतीक है कि इनका इंटेंशन अभी भी यही है। भले कम सीटें आई हैं, लेकिन इनका कोशिश यही है कि हम उस तरह की व्यवस्था लागू करेंगे जिसमें संविधान की सर्वोच्चता नहीं होगी। संविधान के प्रोविजन को हम डाइल्यूट करेंगे, धीरे धीरे उसको खत्म करेंगे। जो सब अब ये बताइए, जो संविधान की जय बोल दे रहा है पार्लियामेंट में, उसको चुप कराया जा रहा है। जो जनता का सवाल उठा रहा है उसको चुप कराया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष का पद ऐसा हो गया है जिस पे कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, ये ध्यान देना है कि शासन और व्यवस्था भारत की सेंगोल से चलेगा कि संविधान से चलेगा, ये इस बात का प्रतीक है। जिस तरह से संसद को रन किया जा रहा है, जिस तरह से चलाया जा रहा है, वो कहीं से ये बात नहीं साबित करता कि संविधान का शासन स्थापित करने जा रही है सरकार। अगर संविधान की शासन स्थापित करती तो संविधान का प्रदर्शन होता, लेकिन संविधान का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। संविधान का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। ये आपको और हमको समझने की जरूरत है। अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि संविधान में बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन एक शोषक वाली विचारधारा के, वर्चस्ववादी विचारधारा के हिसाब से संविधान में बदलाव नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि संविधान ही सबका कल्याण कर देगा। संविधान को उस रूप में लागू करना होगा जो कि आजादी से लेकर अभी तक लागू नहीं किया गया और जानबूझकर लागू नहीं किया गया। जिनका हक हमेशा से खाया जाता रहा है, उनके हक को आज भी खाया जा रहा है। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसके बावजूद कि संविधान ही वो ताकत है जिससे ये चीजें संभव हो सकती हैं, क्योंकि संविधान इसकी व्यवस्था करता है। लागू करने वालों ने अभी तक संविधान के साथ धोखा किया है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो विचारधारा अब थोपने की कोशिश हो रही है संविधान के ऊपर, वो इस संविधान को ही खत्म करने की बात कर रहा है। और अगर ये खत्म हो जाता है तो कौन सा संविधान लागू होगा, किस विचारधारा का संविधान लागू होगा, किसको उससे फायदा होगा और नुकसान होगा, ये बखूबी आप समझ सकते हैं। तो आपको तय करना है कि भारत सेंगोल से चलेगा, राजतांत्रिक व्यवस्था, राजधर्म जिसको कहा जा रहा है ना, वो राजधर्म के हिसाब से चलेगा कि संविधान धर्म से चलेगा। संविधान धर्म की बात तो नहीं की जा रही है इस विचारधारा के द्वारा, राजधर्म की बात की जा रही है, जिस राजधर्म में कुछ लोग वर्चस्व स्थापित करके रखेंगे और बाकी जनता शोषित रहेगी, उनका शोषण। अगर संविधान धर्म किसका
किस चीज को इंगित करता है? बराबरी के हक का, शोषण विहीन राज का। लेकिन उनको तकलीफ है, जो इस पार्टी के विचारक हैं, आइडियोलॉग हैं, जो इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको दिक्कत है संविधान से। ये बात समझना है। तो संविधान या देश, संविधान धर्म से चलेगा कि सेंगोल धर्म से चलेगा या राजधर्म से चलेगा, ये आपको देखना है, समझना है। आपकी ताकत संविधान की ताकत है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।